हेलो स्टूडेंट्स, साहित्य मिरर में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर भारती शर्मा एनटीए नेट हिंदी के सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आई हूँ आपके नवीन पाठ्यक्रमानुसार इकाई फर्स्ट से स्वनिम व्यवस्था। स्वनिम व्यवस्था और इसके साथ आपके दे रखा है उसमें खंड और खंडेतर। तो स्वनिम व्यवस्था जो बटी हुई है खंड में और खंडेतर में, उन सभी को आज हम अच्छे से जानेंगे। तो विदाउट आप स्किपिंग किए हुए आप इस वीडियो को अच्छे से अच्छे देखिए और स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखेंगे तो इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। शुरू करते हैं स्वनिम व्यवस्था। स्वनिम व्यवस्था की बात करते हैं तो जो स्वनिम शब्द हैं वो अंग्रेजी का फोनिम शब्द ही है, क्योंकि पहले इसके लिए जो प्रयोग में लिए जाते थे वो अलग अलग शब्द लिए जाते थे, लेकिन पारिभाषिक तकनीकी हिंदी शब्दावली जो है उसमें उस आयोग ने इसे जो फोनिम शब्द है उसका हिंदी अनुवाद स्वनिम किया है। इसीलिए हम स्वनिम को जानते हैं। तो ध्वनि के अर्थ में इसका प्रयोग में लिया जाता है अर्थ। भाषा के प्रमुख रूप से 4 तत्व माने गए हैं। उन 4 तत्वों में पहला है ध्वनि, शब्द या पद, वाक्य और अर्थ। और उसमें से जो ध्वनि शब्द हैं, भाषा के प्रमुख रूप से जो अर्थ तत्व हैं उसमें जो ध्वनि शब्द हैं वही स्वनिम है। स्वनिम शब्द संस्कृत के स्वन धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ध्वनि। ध्वनि के 3 पक्ष माने गए हैं: उत्पादन, संवहन और ग्रहण। स्वनिम के लिए ध्वनिग्राम, स्वनग्राम शब्द भी प्रयोग होते हैं। मैंने अभी बताया था आपको कि ध्वनिग्राम और स्वनग्राम ये 2 शब्द प्रयोग होते हैं स्वनिम के लिए, और इसीलिए ये प्रयोग होते थे, लेकिन अब इसका जो अर्थ हमने कर दिया है स्वनिम, यानी स्वनिम शब्द काम में लिया जाने लगा। पहले यहाँ पर ध्वनिग्राम स्वनग्राम प्रयोग में लिए जाते थे, लेकिन जब शब्दावली आयोग ने पारिभाषिक शब्दावली आयोग ने फोनिम का हिंदी अनुवाद स्वनिम किया, उसके बाद से हम स्वनिम काम में लेते हैं। ये एक तरह का विज्ञान ही है, क्योंकि स्वनिम किसी भाषा विशेष से संबंध क्या होती है, लघुतम सार्थक ध्वनि है क्या स्वनिम? स्वनिम क्या है? हम जो ध्वनि हमारे मुंह से उच्चरित हो रही है, चाहे वो कोई भी ध्वनि है, वो स्वनिम है। तो ये क्या होगी? एक तो सबसे छोटी इकाई है और सार्थक हैं, क्योंकि हम कुछ बोल रहे हैं तो वह कहीं ना कहीं किसी न किसी को कोई संकेत दे रहे हैं और कहीं न किसी अर्थ के रूप में प्रयोग हो रही हैं। इसीलिए लघुतम सार्थक ध्वनि को ही स्वनिम कहा गया है। स्वनिम शब्द अंग्रेजी के फोनिम का हिंदी अनुवाद है और किसी भाषा या बोली में उच्चरित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है स्वनिम। मतलब एक ऐसी इकाई जो सबसे छोटी है, चाहे वो हम कुछ भी संकेत कर रहे हैं, हमारे मुंह से कोई भी शब्द निकल रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ध्वनि, कोई ना कोई ध्वनि ही है के रूप में है, और वही है स्वनिम। स्वनिम को ये परीक्षा की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं कि स्वनिम को ब्लूमफील्ड व डैनियल जोन्स ने क्या माना है? भौतिक इकाई माना है। एडवर्ड सापीर ने इसे माना है मनोवैज्ञानिक इकाई, और WF ट्वॉडल ने माना है अमूर्त काल्पनिक इकाई। ये तीनों ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। स्वनिम विज्ञान के प्रवर्तक माने गए हैं महर्षि पाणिनि, और स्वनिम विज्ञान लिपि निर्माण का मूलाधार माना है। देखिए, स्वनिम विज्ञान को लिपि निर्माण का मूलाधार क्यों कहा गया है? क्योंकि हम बात करते हैं अगर स्वनिम की, तो एक एक स्वनिम, एक एक ध्वनि से एक एक वर्ण बना है, और इन्हीं वर्णों से मिलकर बनी है हमारी लिपि, और इसीलिए लिपि निर्माण का मूलाधार कहा गया है स्वनिम विज्ञान को। एक स्वनिम के लिए एक चिन्ह निश्चित है देवनागरी लिपि में। स्वनिम के लिए, या हम बात करते हैं, आप देवनागरी लिपि को पढ़ते हैं तो आप वर्ण लिखते हैं, वही वर्ण जिसके लिए एक ध्वनि निश्चित है। तो एक स्वनिम के लिए एक चिन्ह निश्चित है देवनागरी लिपि में, या एक वर्ण के लिए एक ध्वनि निश्चित है देवनागरी लिपि में, और वही वर्ण देवनागरी लिपि है। तो आप कहीं न किसी भी तरह से आप लेंगे तो वर्णों की ही एक ध्वनि है, और यही वर्ण, लेकिन देखिएगा, एक नोटिस कीजिएगा कि वर्ण में सभी वर्ण नहीं स्वनिम हो सकते हैं, क्योंकि कुछ वर्ण होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, आगे बताऊंगी मैं आपको, जो खंडे होते हैं, खंडेतर होते हैं, और वो सभी स्वनिम में नहीं आ सकते हैं। तो वो कौन कौन से वर्ण हैं जो स्वनिम में नहीं आते हैं, तो हम उन सबको पढ़ते हैं आगे। स्वनिम भाषा की अर्थभेदक इकाई है। देखिए, स्वनिम भाषा की अर्थभेदक इकाई कैसे हैं? जैसे हम किसी भी वर्ण को लेते हैं यहाँ पर, तो किसी भी वर्ण का कोई ना कोई भाषा के रूप में अगर किसी वर्ण को लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो अर्थ उत्पन्न करता है, और उन अर्थों में चाहे वो समान शब्द हो लेकिन उसके अर्थों में भेद हो सकता है,
क्योंकि ध्वनि की दृष्टि से, हमारे बोलने के तरीके से, हमारी ध्वनि से उन समान वर्णों में भी अर्थ भेद हो सकता है और इसीलिए स्वनिम भाषा की अर्थभेदक इकाई कहलाती है। आगे चलते हैं तो देखिए हिंदी की स्वनिम व्यवस्था क्या है। ये आपके पूरी की पूरी नेट के सिलेबस में एज इट इज़ दिया है कि हिंदी की स्वनिम व्यवस्था क्या होती है, और ये स्वनिम विज्ञान ही है जो कि 2 भागों में बटा हुआ है। एक है खंड्य और दूसरा है खंडेतर। खंड्य का अर्थ होता है जिसके टुकड़े हो सकते हैं, जिसे विभाजित किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है खंड्य में, स्वनिम विज्ञान को खंड्य में कैसे किया जा सकता है। देखिए कि कुछ ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकते हैं, वही खंडीय स्वनिम कहलाती हैं। जैसे स्वर और व्यंजन, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। स्वर हैं तो उन्हें स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकते हैं और व्यंजनों को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये खंडित हो सकते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है, खंड्य स्वनिम। स्वर जो हैं वो कौन कौन से हिंदी में जो है स्वर स्वनिम कहलाते हैं, बात करते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था जब हम पीछे पढ़ रहे थे कि हर एक वर्ण की एक ध्वनि होती है, लेकिन सभी वर्ण स्वनिम नहीं होते। सभी वर्ण स्वनिम नहीं होने के कारण कौन कौन से हैं ये हम अभी जानेंगे खंड्य स्वनिम में। 8 सामान्य स्वर, हिंदी में जो 10 स्वर हैं उनमें से हम देखते हैं कि 8 कौन से हैं सामान्य स्वर और 2 हैं मिश्रित स्वर, आई और आउ। ये तो हुए मिश्रित स्वर जो मैंने यहाँ दिए हैं, और 8 सामान्य स्वर हैं ए आ ई उ ए ओ। ये हैं 8 सामान्य स्वर और 2 मिश्रित स्वर हैं आई और आउ। इन दोनों को देखिएगा, आई और आउ को, इन दोनों को संयुक्त मिश्रित स्वर माना गया है। ये भी स्वनिम है और 8 स्वर जो सामान्य स्वर हैं वो भी स्वनिम हैं। अब यहाँ स्वनिम कौन से नहीं हैं तो हम बात करते हैं री की। री भी एक स्वर में गिना जाता है, लेकिन ये स्वनिम क्यों नहीं है। अब स्वनिम नहीं होने का इसका कारण क्या है कि ये क्या है, संयुक्त ध्वनि है। संयुक्त ध्वनि कैसे है, देखिए आप इसको बोलकर देखिए, री यानी यहाँ पर र वर्ण की ध्वनि आ रही है, इसीलिए इसको संयुक्त ध्वनि कहा है और ये संयुक्त ध्वनि होने की वजह से इसे स्वनिम में नहीं रखा है। दूसरा आप देखिए अंग और अह, अभी हम स्वरों को पढ़ रहे हैं तो अंग और अह को भी स्वनिम नहीं माना है। इनको स्वनिम नहीं मानने के पीछे भी कारण यही है कि ये भी क्या है, संयुक्त ध्वनि है। क्या है ये, संयुक्त ध्वनि। अंग अह, ए से निकला हुआ है इसीलिए संयुक्त ध्वनि है, ए की ध्वनि आ रही है इसीलिए इसे क्या माना है, स्वनिम नहीं माना है। तो स्वरों को हम जान गए हैं, इसमें री, अंग और अह इन तीनों को स्वनिम नहीं माना है, बाकी सभी स्वर क्या है, स्वनिम है। और बाकी सभी स्वरों में 8 सामान्य स्वरों को लिया हमने और 2 मिश्रित स्वरों को लिया है स्वनिम में। स्वर को अगर आप अच्छे से जान गए हैं तो हम व्यंजनों की ओर बढ़ते हैं। व्यंजनों में देखिएगा आप, हिंदी में 31 व्यंजनों को स्वनिम माना है। वैसे व्यंजन होते हैं 33 व्यंजनों में से अब देखिए आप यहाँ पर 31 व्यंजन हैं उनको स्वनिम माना है। 31 व्यंजनों में कौन कौन से हैं जो स्वनिम में आते हैं। क का पूरा वर्ग आया है, क ख ग घ अंग। च का वर्ग देखिए, च छ ज, और यहाँ पर ञ, यहाँ पर ञ का जो वर्ण है, ञ वर्ण की जो ध्वनि है वो न से निकलती है और न का समस्वन होने की वजह से इसे न का समस्वन होने की वजह से स्वनिम में नहीं रखा है। इसे स्वनिम क्यों नहीं माना है, क्योंकि ये न का समस्वन है। नेक्स्ट आगे देखिए आप, च वर्ग में से न्यन हटा है, उसके बाद ट वर्ग पूरा स्वनिम है। ट ठ ड ढ त थ द ध न पूरा स्वनिम है त वर्ग। प फ ब भ म प वर्ग पूरा स्वनिम है। य र ल व स्वनिम है। श स ह, इसमें श को भी स्वनिम नहीं माना है। इसको स्वनिम नहीं मानने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि श क्या है, श का ही समस्वन है। यहाँ श को हमने स्वनिम मान लिया ना, ये श की ध्वनि ही इसमें आ रही है। श श,
सेम ध्वनि आती हैं, समान ध्वनि आती हैं, इसका समस्वन होने की वजह से, ये समस्वन का ध्यान रखिएगा आप, किसका समस्वन कौन सा है। अगर ये समस्वन है तो फिर ये यहाँ पर व्यंजन ध्वनि में स्वनिम नहीं होगा। तो श का समस्वन होने की वजह से इसे व्यंजन स्वनिम में नहीं रखा है। आगे हम बात करते हैं और कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं, व्यंजन हैं जो कि स्वनिम नहीं हैं। तो देखिए आप, ड़ और ढ, ये किसके समस्वन हैं आप जानते हैं, ड और ढ के, इसीलिए इन्हें भी स्वनिम में नहीं रखा है। और देखिएगा आप आगे हम देखते हैं क्ष, त्र और ज्ञ, इन्हें भी स्वनिम नहीं माना है। इनको स्वनिम नहीं मानने का कारण क्या है, ये भी क्या है, संयुक्त ध्वनियाँ हैं। ये संयुक्त ध्वनियाँ हैं क्योंकि किसी न किसी व्यंजनों से मिलकर बनी हैं, दो व्यंजनों के योग से बनी हैं और उन्हीं का यहाँ पर कहीं न कहीं उन्हीं की ध्वनि आती है। इसीलिए संयुक्त स्वर होने की वजह से, संयुक्त व्यंजन होने की वजह से इन्हें, संयुक्त व्यंजन ध्वनियाँ होने की वजह से इन्हें स्वनिम नहीं माना है। आगे देखिए आप कि क, ख, ग और ज, फ, इन सभी में नुक्ता लगेगा, आप देखिएगा, क, ख, ग, ज, फ, ये सभी जो ध्वनियाँ हैं ये भी स्वतंत्र स्वनिम नहीं हैं। इनको भी स्वतंत्र स्वनिम नहीं माना है। क्यों नहीं माना है, क्योंकि ये सभी समस्वन हैं। आप जानते हैं क्योंकि वर्ग पूरा आता है इसमें, क वर्ग से लीजिए या आप जय वर्ग में जह से लीजिए, फ से आप अर्थ निकालते हैं, तो ये सभी क्या हैं, इसका समस्वन होने की वजह से मूल रूप से हिंदी की ध्वनियाँ है भी नहीं, क्योंकि ये उर्दू या फारसी में हम ये शब्द काम में लेते हैं तो ये किसी भी तरह से स्वनिम हो ही नहीं सकते, हिंदी में तो हो ही नहीं सकते, और वैसे भी ये क्या है, इनकी समस्वन है ये। अब हम बात करते हैं स्वनिम की। तो स्वनिम ये क्या है, एक लघुतम और अखंड इकाई है स्वनिम, इसीलिए हम इसे, इसके लघुतम और अखंड इकाई होने की वजह से क्या है, ये लघुतम और अखंड इकाई, और इसी की वजह से हम इनको स्वरों और व्यंजनों में विभक्त करके देखते हैं। कुल खंडे स्वनिम कितने हुए हैं, 41। इसीलिए आपके प्रश्न जो है इन्हीं में से पूछा जाएगा कि कौन कौन से स्वर हैं जो स्वनिम नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, कौन कौन से व्यंजन हैं जो स्वनिम है और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। स्वनिम विज्ञान के बारे में अगर आप अच्छे से जान गए हैं तो आप ये अच्छे से कर पाएंगे। आगे हम बात करते हैं खंडे से। खंडे का जो पार्ट था वो हमने कंप्लीट किया। आगे हम पढ़ते हैं, अगर खंडेतर को लेते हैं तो खंडेतर में हम बात करते हैं कि जिन ध्वनियों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता है, खंडेतर स्वनिम कहलाती हैं। खंडेतर का अर्थ ही यही होता है कि खंड से इतर। ध्वनियों का निर्धारण क्योंकि स्वनिम से किया जाता है, स्वनिम ही, या यूँ कह सकते हो कि ध्वनियों के बीच में अंतर हमें स्वनिम के द्वारा ही पता चलता है। दो ध्वनियों के बीच का अंतर हमें स्वनिम व्यवस्था के द्वारा पता चलता है कि क्या अंतर है दोनों के बीच में। तो इन अंतर को पता लगाना ही स्वनिम व्यवस्था है। और एक इसमें पार्ट है खंडेतर, यानी ऐसी ध्वनियाँ जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता है, वो खंडित नहीं हो सकती हैं, खंडित उनको नहीं किया जा सकता है, वही खंडित से इतर हैं, इसीलिए उन्हें खंडेतर स्वनिम कहा गया है। इसके प्रमुख भेद हैं सुर, ध्यान दीजिएगा ये, क्योंकि इसे हम विस्तार से पढ़ेंगे, आगे हम इसे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। सुर, बलाघात, अनुतान, मात्रा जिसे दीर्घता भी कहा जाता है, अनुनासिकता, संहिता या फिर उसे संगम भी कहा गया है। आप कंफ्यूज कभी मत होइएगा, संहिता है वही संगम है और संगम है वही संहिता है। कई जगह किताबों में और कई जगह सिर्फ संहिता दिया है और यहाँ कहीं इन दोनों को अलग अलग करके बताया गया है, तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा। संहिता और संगम एक ही चीज़ है। और विवृत्ति भी, हम इसको विवृत्ति को भी लिया है हमने इसमें खंडेतर में। तो सुर, बलाघात, अनुतान, मात्रा या दीर्घता, अनुनासिकता, संहिता या संगम, विवृत्ति, ये सभी खंडेतर स्वनिम हैं। और कैसे हैं हम इनको अच्छे से जानते हैं। खंडेतर स्वनिम में सुर किसी एक ध्वनि का होता है, ये आप सभी जानते हैं, और एक ध्वनि का होने की वजह से ये क्या है, खंडेतर स्वनिम है।
क्योंकि अभी हमने जाना था ना इसमें कि जिन ध्वनियों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता, तो यहाँ पर स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता है, इसमें सुर आता है, क्योंकि सुर में कई सारे जो है वर्ण यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए आप कि सुर में किसी ध्वनि का एक ही ध्वनि का होता है सुर, आ या ओ, तो सुर जब बन रहा है तो किसी एक ही ध्वनि का बन रहा है, और एक ही ध्वनि होने की वजह से ये क्या है, खंडेतर स्वनिम में है। बलाघात की बात करते हैं तो उच्चारण करते समय किसी शब्द या अक्षर के एक अंश पर अधिक बल पड़े, कोई एक अंश है और उसी पे बल पड़ रहा है, वही क्या है, बल देने की वजह से अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है, तो वो बलाघात है। बल का आघात, इसी से आप ले लीजिए, कहीं पर उच्चारण के समय किसी शब्द या अक्षर के किसी अंश पर बहुत ज़्यादा बल पड़ने की वजह से उसका अर्थ परिवर्तन कैसे हो रहा है। उदाहरण मैंने यहाँ दिया है, रोको मत, जाने दो, या फिर हमने रोको तक वर्ण अर्थ, यहाँ पर ध्वनि को हमने यहाँ पर रोको और फिर हमने रोको पर बलाघात करके दिया है मत जाने दो, तो अर्थ ही परिवर्तन हो गया, रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर एक और अर्थ आप ले सकते हो, जैसे कि उसे एक खिड़की वाला कमरा चाहिए, या फिर उसे एक खिड़की वाला कमरा चाहिए, उसे एक खिड़की वाला कमरा चाहिए या उसे एक खिड़की वाला कमरा चाहिए। तो एक पे अगर हमने बलाघात किया, अर्थ परिवर्तन हो गया। बलाघात में शब्द या किसी अक्षर की ध्वनि पर के अक्षर के अंश पर अधिक बल देने से उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है, वही बलाघात है जो खंडेतर स्वनिम में लिया जाता है काम में। अनुतान की बात करते हैं तो अनुतान है वही सुर की लहर है और वही अनुतान है। कई जगह आपको अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन ये एक ही चीज़ है, अनुतान या सुर लहर। अनुतान होता क्या है, देखिए आप, सुर जो होता है वो तो किसी एक ध्वनि का होता है, लेकिन अनुतान जो होता है वो एक से अधिक ध्वनियों का होता है। होता सुर ही है वो, लेकिन किसी एक से ज़्यादा ध्वनियों से मिला जुला होता है। अनुतान सुरों के उतार चढ़ाव या आरोह अवरोह का क्रम है जो एकाधिक ध्वनियों, एक से अधिक ध्वनियों की भाषिक इकाई के उच्चारण में सुना जाता है, और यही सुरों की लहर कहलाता है कि कैसे जो है किसी भी ध्वनि का एक से अधिक ध्वनियों का किस तरह से अलग अलग सुर होता है। अच्छा, किसी भी ध्वनि का सुर प्राय अलग अलग हो सकता है, लेकिन अनुतान जो है वो यहाँ पर क्या होता है कि क्रम से होता है। आगे हम देखते हैं तो दीर्घता या मात्रा, अभी हमने देखा खंडेतर स्वनिम में दीर्घता, तो दीर्घता या मात्रा को भी यहाँ पर लिया गया है कि किसी भी ध्वनि के उच्चारण में लगने वाले समय को दीर्घता कहा गया है। जो समय उसमें लग रहा है, हम उच्चारित कर रहे हैं किसी ध्वनि को और उसमें जो समय लग रहा है, इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, किसी ध्वनि का अविभाज्य रूप से लंबा होना, यानी बिना वो टुकड़े हुए वो ध्वनि लंबी होती जा रही है, उसमें मात्रा आ रही है। और हिंदी में रस्व या दीर्घ दो रूप होते हैं मात्राओं के, आप इसे अच्छे से जानते हैं, और संस्कृत में रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये 3 मात्राएं होती हैं और यही दीर्घता है। अनुनासिकता की बात करते हैं तो किसी भी ध्वनि के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। आप किसी ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं, वहाँ पर हवा मुख के साथ साथ किससे निकल रही है, नाक से भी निकल रही हैं, और वही अनुनासिक ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे कि आँख, चांद, हंस रहा है कोई, और अगर हंस कर दें तो वो अनुनासिक नहीं है ना। अनुनासिक ध्वनि जो होती हैं वो ही यहाँ पर खंडेतर स्वनिम में आती हैं। तो अनुनासिक ध्वनियों में कौन सी हैं, आँख, चांद, हंस। इस तरह से कई सारी ध्वनियाँ हो सकती हैं जो अनुनासिक ध्वनि है। यहाँ पर मुख के साथ साथ हमारी नाक से भी यहाँ पर हवा निकल रही है, तो वो ध्वनि का जो उच्चारण हो रहा है वो अनुनासिकता है जो खंडेतर स्वनिम है। संहिता या संगम की बात करें तो संहिता या संगम शब्दों के उच्चारण के समय शब्दों में स्वरों या व्यंजनों के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसके कारण अर्थ का परिवर्तन आ जाता है, वो क्या है, संहिता है या फिर संगम है। रिक्त स्थान में कैसे आता है रिक्त स्थान, देखिए आप इस उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर शब्द लिया है सिरका। अब सिरका शब्द जो है, सिरका से आप विनेगर से अर्थ लेंगे, अगर अंग्रेजी में इसको विनेगर कहते हैं, सिरका कोई न कोई पदार्थ है, लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर रिक्त स्थान होता है तो सिरका सिर से संबंधित हो गया।
ऐसे ही आप अर्थ और ले सकते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पर जलसा, जलसा यानी कोई जुलूस निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर जल के जैसा, जल सा, अब इसका अर्थ परिवर्तन हो गया। शब्द वही है, लेकिन एक स्वरों या व्यंजनों के बीच जो रिक्त स्थान आया है उसके कारण, शब्दों के उच्चारण के समय जो रिक्त स्थान आया उसके कारण अर्थ का परिवर्तन हो गया। यही कहलाता है संहिता या संगम। संहिता या संगम का अर्थ भी यही है कि वो क्या है, मिलना। संहिता या संगम का अर्थ होता है मिलना, और इनके मिलने से, इनके रिक्त स्थान होने के कारण, कुछ मिलने से या फिर इसके रिक्त स्थान होने के कारण अर्थ में जो परिवर्तन आता है वही संहिता या संगम है, जो खंडेतर स्वनिम है। नेक्स्ट विवृत्ति को देखिए आप। विवृत्ति है क्या? ध्वनि का जो क्रम होता है उसके बीच उपस्थित जो व्यवधान को विवृत्ति कहा गया है। ध्वनि के क्रम में बहुत सारे व्यवधान आ सकते हैं, और ये जो व्यवधान होता है ये प्राय एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि में जाने के कारण होता है। एक ध्वनि से आप दूसरी ध्वनि में गए तो क्या होगा कि एक उच्चारण की जो दो तरीके होते हैं इसमें। सामान्य मतलब ध्वनि क्रम जो है उसमें व्यवधान आएगा, उसे विवृत्ति कहा है। पर वो व्यवधान किस तरह से आता है? तो एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि तक जाने पर एक संक्रमण होता है। वो पहला होता है सामान्य संक्रमण, और दो तरह से होता है। एक होता है मुक्त संक्रमण। सामान्य संक्रमण क्या होता है कि एक ध्वनि के बाद जब दूसरी ध्वनि का उच्चारण अव्यवहित रूप से होता है, मतलब व्यवहारिक नहीं होता है, उसे आबद्ध संक्रमण भी कहते हैं या फिर सामान्य संक्रमण भी कहते हैं। और वही क्या है सामान्य संक्रमण। तो आबद्ध और सामान्य संक्रमण से हम अर्थ नहीं लेंगे क्योंकि ये सामान्य संक्रमण है। लेकिन जब एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि का उच्चारण क्रमिक न होकर कुछ व्यवधान के साथ किया जाता है उसे मुक्त संक्रमण कहते हैं, और वही मुक्त संक्रमण कहलाती है हमारी विवृत्ति। यही मुक्त संक्रमण कहलाता है विवृत्ति, और यही विवृत्ति खंडेतर स्वनिम में कही जाती हैं। इस विवृत्ति के उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो मैं बता देती हूँ आपको। इसके उदाहरण देखिए आप, जैसे यहाँ पर लिखा है तुम्हारे। तुम्हारे में तुम और हारे, इस तरह से दो, यहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरी ध्वनि तक हम जा रहे हैं। तुम हारे, तुम और हारे, ये दो की ध्वनि है। इन दो ध्वनियों के बीच में एक संक्रमण हो रहा है, और वो दो तरह का है। मुक्त संक्रमण अगर है तो यहाँ पर विवृत्ति हो जाएगी। तुम्हारे, जैसे हाथी है, अब हाथ ही है या हाथी है, अब हमें समझ नहीं आ रहा क्योंकि ध्वनि में उच्चारण हो रहा है हाथी, तो हाथ ही है। यहाँ पर क्या होगा, मुक्त संक्रमण होगा, और यही मुक्त संक्रमण विवृत्ति है। ये पूरी एक स्वनिम व्यवस्था है जो खंडे और खंडेतर में बटी है। ये आपका जो सिलेबस है नेट का उसमें दिया गया है। आपको इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आप स्वनिम व्यवस्था को, स्वनिम विज्ञान को अच्छे से जान गए हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मेरे इस वीडियो को अगर आप इस वीडियो को देखकर आप स्वनिम व्यवस्था को समझेंगे, जानेंगे, तो आपको हो सकता है परीक्षा में बहुत कुछ हेल्प मिले। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो के अंत में मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।